तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्थर को कवर किया था। अशोक के बारे में हम लोगों ने फुली डिटेल में जाना था कि अशोक के प्रशासन के बारे में जाना था, अशोक का शासनकाल और शासन से रिलेटेड। उसके बाद हम लोगों ने कलिंग का जो युद्ध, उसने कलिंग बैटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अशोक का जो शिलालेख था, 14 शिलालेख, उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य डायनेस्टी का ही है और वो है मौर्य प्रशासन यानी मौर्य काल यानी मौर्य डायनेस्टी में प्रशासन कैसी थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक प्रशासन था। जब राजा, एक प्रशासन में जब राजा होता है तो उसमें राजतंत्रात्मक ही प्रशासन होता है। तो लिख देता हूँ मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन राजतंत्रात्मक प्रशासन था। मौर्य प्रशासन राजतंत्रात्मक प्रशासन था। अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि सत्ता की संपूर्ण प्रशासन की शक्ति राजा के हाथों में होती है। यानी अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि संपूर्ण जो शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति वो किसके हाथों में होती है? वो राजा के हाथों में होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि राजा के पास होनी चाहिए या होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजा। सेकंड नंबर का बात करेंगे तो बल यानी कि जो सैन्य शक्ति जो होता है। तीसरा नंबर है अमात्य। चौथा नंबर है दुर्ग यानी किला जिसको बोला जाता है, आपको पता होगा। आगे बात करेंगे राष्ट्र और 6 नंबर जो है दोस्तों कोष और 7 नंबर जो है वो मित्र। कोष का मतलब होता है धन संग्रह। तो धन के बारे में दोस्तों, अमात्य जो था वो प्रशासन में सहयोग करता था। अमात्य जो था प्रशासन में सहयोग करने वाला कोई अमात्य कहते थे। तो मैंने आपको दोस्तों आज इसमें बताया हूँ कि मौर्य प्रशासन राजतंत्रात्मक प्रशासन था। अर्थशास्त्र के अनुसार संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा के पास थी और अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। पहला राजा, बल, अमात्य, दुर्ग, किला, राष्ट्र, कोष और मित्र। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि इनमें से कौन सा मौर्य डायनेस्टी के राज्य के 7 अंगों में से एक है, और ऑप्शन 4 दिया रहेगा और उसमें से एक ये भी उसमें दिया होगा, तो आपको पिक आउट करना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों कि राजा का प्रशासन में सहयोग हेतु 18 अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। राजा के प्रशासन की देखभाल के लिए, उसे हेल्प करने के लिए 18 अधिकारियां होते थे। 18 अधिकारी जो थे वो होते थे जो
जिसको तीर्थ कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि राजा की सहायता के लिए, राजा के सहायता के लिए, राजा के सहायता के लिए 18 अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ कहते थे। 18 अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ कहा जाता था। सबसे प्रमुख जो तीर्थ था यानी जो मंत्री था वो था पुरोहित। सबसे प्रमुख तीर्थ जो था वो था पुरोहित। पुरोहित जो था वो सबसे प्रमुख तीर्थ था। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में राजा की सहायता के लिए कितने अधिकारी होते थे। तो आपके एग्जाम के लिए हम इसे बनाएंगे कि उसमें 18 अधिकारी होते थे और उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो उन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि उन अधिकारियों में, मौर्य प्रशासन के 18 अधिकारियों में सबसे प्रमुख जो अधिकारी था या सबसे प्रमुख तीर्थ था वो कौन था, तो वो पुरोहित था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे अब, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, आगे मैं अभी लिखूँगा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो सबसे प्रमुख तीर्थ था, सबसे प्रमुख तीर्थ या अधिकारी जो था वो पुरोहित था। आगे बात करेंगे कि जो समाहर्ता जो था, समाहर्ता ये भी एक तीर्थ था जिसका काम क्या था, राजस्व का संग्रह करने वाला। राजस्व का संग्रह करने वाला, राजस्व की देखभाल करेगा, उसको समाहर्ता कहा जाता था। आगे बात करेंगे सेनापति। सेनापति जो था, सेनापति उसका काम क्या था, युद्ध विभाग का प्रमुख मंत्री होता था। युद्ध विभाग का प्रमुख मंत्री, युद्ध विभाग का प्रमुख मंत्री बोलेंगे दोस्तों। आगे बात करेंगे सन्निधत्ता। सन्निधत्ता जो था दोस्तों वो कोष का कोषाध्यक्ष था। कोष, खजाना, कोष का कोषाध्यक्ष, कोष के कोषाध्यक्ष को सन्निधत्ता बोला जाता था। आगे अब बात करेंगे नायक। नायक जो था उसका सेना का संचालक जो करता था उसी को नायक कहा जाता है। सेना का संचालक, सेना का संचालक। आगे बात करेंगे राजकुमार। राजकुमार जो था दोस्तों वो राज्य का उत्तराधिकारी होता था। राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी। अध्यक्ष, आगे अभी हम बात किए
कि मौर्य प्रशासन में सबसे प्रमुख अधिकारी के बारे में बात किए तो अगर मौर्य पूछा जाएगा एग्जाम में कि मौर्य प्रशासन में सबसे प्रमुख तीर्थ या अधिकारी कौन थे, तो पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य प्रशासन में राजस्व का संग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे समाहर्ता कहा जाता था। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता होता था उसका कार्य क्या होता था, और 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें रहेगा राजस्व का संग्रह करने वाला। ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, युद्ध विभाग का जो प्रमुख मंत्री होता था उसे क्या कहते थे मौर्य प्रशासन में, तो सेनापति। कोष का कोषाध्यक्ष को सन्निधत्ता और सेना का संचालक को नायक और राजस्व का उत्तराधिकारी जो था उसको राजकुमार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो सेशन में बने रहे और आगे बात करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करेंगे अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिनकी संख्या 26 थी। द्वितीय श्रेणी, ये जो ऊपर में सामने हमने देखा वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, और अब बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिनकी संख्या 26 थी। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। दोस्तों अध्यक्ष जो था वो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिनकी संख्या 26 थी, और इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है। अर्थशास्त्र जो बुक है दोस्तों वो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया बुक है। ये जो अर्थशास्त्र है वो जो है राज्य मतलब राजा से रिलेटेड एक बुक है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हम अपने समझेंगे कि हमारा इकोनॉमिक वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है। ये राजतंत्र का अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी संख्या कितनी थी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की संख्या कितनी थी मौर्य प्रशासन में। आगे बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण जो पद था उसके बारे में अब बात करेंगे। महत्वपूर्ण पद के बारे में बात करेंगे तो महत्वपूर्ण पद, तो महत्वपूर्ण पद में हम बात करेंगे पहले पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष जो थे वो व्यापार का अध्ययन करते थे। व्यापार का अध्ययन करने वालों को पन्याध्यक्ष कहा जाता था। मुद्रा या टकसाल का अध्ययन जो करते थे, मुद्रा या टकसाल का अध्ययन जो करते थे दोस्तों उसको मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष जो था, उसको क्या बोला जाता था दोस्तों, उसको वो जो था सिक्के जारी करता था। पन्याध्यक्ष का काम क्या था, व्यापार का अध्ययन। मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष का काम था सिक्के जारी करना। आगे बात करेंगे सीताध्यक्ष का जो काम था वो कृषि विभाग का अध्ययन करना। कृषि विभाग का अध्ययन करना ही सीताध्यक्ष का काम था।
नेक्स्ट बात करेंगे सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष का जो काम था वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। आबकारी विभाग का अध्यक्ष। ये जो मैंने सूराध्यक्ष लिखा है ये सोमरस रिलेटेड है, वो सोमरस ही है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मौर्य प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पद थे, अध्यक्ष वाला द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिनकी संख्या 26 थी। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। उनमें महत्वपूर्ण पद जो थे, पन्याध्यक्ष जो व्यापार का अध्ययन करते थे। पूछा जाएगा पन्याध्यक्ष किस चीज़ का अध्ययन करते थे, किसका अध्ययन करते थे मौर्य प्रशासन में, तो हम बात करेंगे व्यापार का अध्ययन करते थे। या बात की जा सकती है कि व्यापार के अध्ययन करने वाले महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण व्यक्ति को मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था, तो पन्याध्यक्ष कहा जाता था। सिक्के जारी जो करता था उसको मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष कहते थे। टकसाल का मतलब सिक्का होता है, आप सभी को पता ही होगा। कृषि विभाग का अध्ययन करना जो करता था उसे बोलते थे शीताध्यक्ष, और आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष था उसको बोलते हैं सुराध्यक्ष। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात किया, अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो था वो प्रांत में बसा हुआ था, प्रांतों में विभक्त था। तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। प्रांतीय प्रशासन, तो मौर्य साम्राज्य प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांत में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। आगे बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। 4 प्रांत अशोक के समय आपको मैंने पहले पढ़ा चुका है, और अशोक के समय जो एक प्रांत बढ़ता है, जो कलिंग बैटल के बाद कलिंग विजय होता है, वही एक प्रांत बढ़ जाता है अशोक के समय, तो वो 5 हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रांत और उनकी राजधानी के बारे में। तो एक तरफ मैं प्रांत लिख देता हूँ और एक तरफ मैं प्रांत और एक तरफ राजधानी। सबसे पहला जो प्रांत है वो अवंती जो है दोस्तों, उसका जो कैपिटल था, उसका राजधानी था, वो था उज्जैन। दूसरा जो है वो उत्तरापथ का जो राजधानी है वो था तक्षशिला। तीसरा जो आपका प्रांत है दोस्तों वो दक्षिणापथ। एक उत्तरापथ, एक दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ का जो कैपिटल है वो सुवर्णगिरी। आगे बात करेंगे 4 नंबर चौथा प्रांत, वो मध्य देश था।
हम बोलेंगे मध्य देश, और इसका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जिसको पटना बोला जाता है अभी। और लास्ट जो है वो कलिंग बना था अशोक के समय में, और कलिंग का जो राजधानी था वो था तोसली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखेंगे। तोसली जो था वो कलिंग का कैपिटल था, यानी कि राजधानी था। मैंने आपको बोला कि अशोक मौर्य प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन के बारे में बोला गया है। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। 5 प्रांत में सबसे पहले मैंने बोला कि अवंती जो प्रांत है उसका राजधानी जो है, उसका कैपिटल जो है उज्जैन है, और उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, मध्य देश का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोसली था। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे मौर्य प्रशासन के विभाजन के बारे में, कि मौर्य प्रशासन का जो विभाजन था मौर्य प्रशासन का विभाजन कैसे था। तो मौर्य प्रशासन में बात करेंगे। मौर्य प्रशासन यानी राजा था, राजा के बाद जो विभक्त था दोस्तों, वो साम्राज्य आता था, और साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभक्त था, और प्रांत जो थे वो जिलों में विभक्त थे, और जिलों के जो नीचे जो आते थे, सबसे नीचे, वो ग्राम कहलाता था। तो सबसे पहले उसका साम्राज्य जो था वो प्रांत में विभक्त था। प्रांत के जो नीचे वाला जो था, उसके बाद उसका जिला आता था, और जिला के बाद भी बहुत सारे आते थे, 20 गांव का समूह, फिर नीचे 8 गांव का समूह, ऐसे करते करते, और सबसे अंत वाला जो समूह होता था उसे गांव कहा जाता था। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन को हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे कि मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य प्रशासन जो था वो किस प्रकार विभाजित था, किस प्रकार उसका विभाजन हुआ था। तो मैं लिखता हूँ मौर्य प्रशासन का विभाजन। मौर्य प्रशासन का विभाजन। मौर्य प्रशासन का जो विभाजन था, यानी साम्राज्य का विभाजन जो था दोस्तों, वो जो था प्रांत के रूप में था। और प्रांत जो थे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा और स्पेस काफ़ी बचेगा। तो उसका जो साम्राज्य था, साम्राज्य वो प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांत के जो नीचे वाले आते थे उसको आहार या विषय बोला जाता था। आहार या विषय, आहार या विषय, जिसे हम लोग जिला कहते थे, जिला कहते हैं अभी भी, जिला जो होता है। उसके बाद करते करते सबसे निम्न वाला जो होता है उसको ग्राम बोला जाता था। वो निम्न स्तर, निम्न स्तर जो था वो था ग्राम। तो सबसे पहले साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, उसके बाद जिला था, और 8 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव ऐसे होते थे। उसके बाद जो था वो ग्राम था। ग्राम सबसे निचली भाग थी। प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्राम था, ग्राम था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम था। और युक्त के बारे में बात करेंगे दोस्तों। केंद्र और स्थानीय प्रशासन को लिंक करने का काम जो करता था उसको युक्त कहा जाता है। केंद्र और स्थानीय प्रशासन, मैंने बोला केंद्र और स्थानीय प्रशासन, को जोड़ने का काम करता था।
का काम करता था उसे युक्त कहा जाता था। मतलब मैंने बोला केंद्र, जैसे हमारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बीच में रिलेशन अच्छे बनाने का जो काम करता था, जो अभी काम करते हैं, उसी टाइप का केंद्र और स्थानीय प्रशासन को जोड़ने का जो लिंकअप करने का काम करता था, उसको युक्त कहा जाता था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, यह जो सर युक्त जो पद है, युक्त पद जो है वो अशोक ने लाया था। तो लिखेंगे यह पद अशोक द्वारा लाया गया था, आपसे कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि मौर्य प्रशासन में युक्त पद किसके द्वारा कौन सा सम्राट लाया था, तो यानी वहाँ पर हम उसका आंसर अशोक कर देंगे, तो वो हमारा आंसर डायरेक्टली सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे स्थानिक जो होते थे, स्थानिक यानी स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। स्थानिक के बारे में बात करेंगे। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में। तो स्थानिक जो थे वो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अभी मैंने बताया आपको, जिले का प्रशासनिक अधिकारी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन्हें स्थानिक कहा जाता था। आगे बात करेंगे गोप। गोप किसे बोला जाता था? तो गोप जो थे वो 10 गांवों का जो नियंत्रण करता था, 10 गांवों को नियंत्रित करने वाले को गोप कहा जाता था। तो मैं लिख देता 10 गांवों को नियंत्रण करने वाला नियंत्रण करने वाले को 10 गांवों का जो नियंत्रण करता था उसको गोप करते थे, और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो था स्थानिक। आगे बात करेंगे अपराध के लिए भी, नियंत्रण के लिए बहुत सारे यहाँ पे विभाग बनाए गए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमें अपराध नियंत्रण के बारे में बात करना है दोस्तों, तो अभी मैं ऊपर में ही लिखूंगा इसको, तो आप उम्मीद करता हूँ इसे देख लिए होंगे, रीड कर लिए होंगे, और नोट डाउन अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, और अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अपराध नियंत्रण के लिए जो था एक पुलिस विभाग भी थी, पुलिस विभाग। इसे रक्षिण कहा जाता था। तो पुलिस जो विभाग था, हम लिख देता हूं कि इसे रक्षिण कहा जाता था। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे रक्षिण, आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि मौर्य प्रशासन में पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था, तो डायरेक्टली उसका आंसर रक्षिण होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पिक आउट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे कि गाँव के प्रधान जो होते थे, गाँवों के जो प्रधान होते थे, जैसे मैंने सबसे निम्न स्तर का जो आपको बताया वो ग्रामी था, तो गाँवों के प्रधान को ग्रामिक ही बोला जाएगा, ग्रामिक, ऑफकोर्स ग्रामिक ही होगा। आगे बात करेंगे, हम अभी मौर्य प्रशासन के बारे में बात किया है, लेकिन अशोक के अभिलेखों में कुछ और अधिकारी का नाम आता है जिसमें बहुत सारे नाम जो है शामिल हैं। मैंने अभी मौर्य प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी के बारे में अभी हमने बात किया,
तो मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सब प्रशासन थे, लेकिन अशोक के समय क्या था कि ये प्रशासन तो थे ही, और शिलालेख में भी और भी इनके जो प्रशासन में देखभाल करते थे और भी जो मंत्री थे उनको भी शामिल किया गया, वो हमें अभिलेख में देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी 2-3 बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य जो अधिकारी थे, लिखेंगे अशोक के अभिलेखों में दिए गए अन्य अधिकारी और भी अधिकारी थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, 2-3 बारे में बात करेंगे। तो पहला तो राजुक जो था उसका काम था गांवों में कर संग्रह करना। गांवों में कर संग्रह करने वाला को राजुक कहा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि गांवों में कर संग्रह करने वाला इसके पास जो था दोस्तों, इसके पास न्यायिक अधिकार भी थे। न्यायिक अधिकार जो थे, न्यायिक अधिकारी था, न्यायिक अधिकार थे लिख देता हूँ, ज़्यादा सूटेबल करेगा। राजुक जो था वो गांवों में कर संग्रह करता था और इसके पास न्यायिक अधिकार थे। न्यायिक अधिकार किस प्रकार के थे? तो गांव में जो न्याय होता है उसका न्याय करने के लिए राजुक को मतलब ये अधिकार था कि वो गांव के लेवल पे न्याय कर सकता है। तो इसमें 2 बात हमने बताया। आगे बात करेंगे प्रादेशिक के बारे में। प्रादेशिक जो था वो जिले का अधिकारी था। जिले के अधिकारी को प्रादेशिक बोला जाता था। और एक महामात्र जो था, वो जो होता था उच्च अधिकारी होता था। तो मैंने मौर्य प्रशासन के अपराध नियंत्रण के लिए बताया कि पुलिस विभाग होती थी जिसे रक्षिण कहा जाता था, और गांव के प्रधान जो थे उनको ग्रामिक कहा जाता था। और अशोक के अभिलेखों में दिए गए अन्य अधिकारी थे। मैंने बोला कि जो मौर्य डायनेस्टी में अधिकारी जो होते थे वो सभी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय अधिकारी सेम थे, वो पद बनाया गया था। लेकिन अशोक के समय कुछ और अधिकारी बढ़ जाते हैं जिनका उल्लेख अलग से शिलालेखों में किया गया था। तो उनमें से राजुक एक था जो गांव में कर संग्रह करने वाला था और इसके पास न्यायिक अधिकार भी थे। प्रादेशिक जो था अधिकारी वो जिले का अधिकारी होता था और महामात्र जो था वो उच्च अधिकारी होता था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो आगे अब हम बात करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट को। तो न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन। न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं न्यायिक व्यवस्था व न्यायिक प्रशासन के बारे में कि मौर्य डायनेस्टी में न्यायिक व्यवस्था व न्यायिक प्रशासन कैसा था और वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, लोग का जीवन शैली कैसा था, लोग उससे संतुष्ट थे या नहीं थे उस पीरियड में। तो ये जो हम बात करने वाले वो अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन दिल से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।